हेलो दोस्तों, वेलकम ऑन नॉलेज का एंड माय नेम इज़ अंबर तिवारी। और ये रात हमारी 8:30 की क्लास है जो कि आप सभी को लाइव मिल रही है। तो यदि वीडियो और वॉइस क्लियर है तो प्लीज़ लाइव चैट के थ्रू आप लोग मुझे नोटिफाई करें। सेकंड थिंग गाइज, ये हमारी जो क्लासेस हैं हम यूपीएससी ईपीएफओ को एम करके चला रहे हैं, जिसमें हमने यूपीएससी ईपीएफओ के लिए इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉज, सोशल सिक्योरिटी, इंडियन पॉलिटी जिसकी ये क्लास है, और अकाउंटिंग जिसमें 7 लेक्चर्स हो चुके हैं हम करा रहे हैं। और हम हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए ओरिएंटेड जो है वो क्लासेस चला रहे हैं। साथ ही हम करंट अफेयर्स भी कंप्लीट करा रहे हैं यूपीएससी लेवल के लिए। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या रिसेंट टाइम्स में आपने ज्वाइन किया है तो प्लीज़ एक बार आप सारी प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट करें और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें जो कि नॉलेज का नेम से ही है। वहाँ पर सारी पीडीएफ जो हैं वो अवेलेबल हैं। तो दोस्तों, ये हमारी जो क्लास है, इस क्लास में हम बेसिकली आप सभी के साथ डिस्कस करने वाले हैं 30 आवर्स में कंप्लीट हम इंडियन पॉलिटी जो है वो पढ़ रहे हैं इस सीरीज़ में। तो आज हमारी इसकी क्लास नंबर 5 है। 4 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं, आप जाकर देख सकते हैं, और ये हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है गाइज। ठीक है, तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। हम आज की क्लास आगे बढ़ें उससे पहले मैं कल के क्लास के कुछ परफॉर्मर्स के नाम लेना चाहूँगा। ये 3 नेम है: संजीव सिंह, साक्षी शर्मा एंड पंकज कनौजिया। आप तीनों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। और भी कई स्टूडेंट थे जिन्होंने 12 आउट ऑफ 13 जो है वो मार्क्स गेन किए थे। ठीक है गाइज, तो लेकिन स्टिल मैं डिसअपॉइंट हूँ। जो एक क्वेश्चन आप सभी का गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, इतनी मेहनत के बाद है ना। होप कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो नेक्स्ट टेस्ट होगा उसमें ये मेरी डिसअपॉइंटमेंट आप सभी लोग दूर करेंगे और मुझे यहाँ पर कम से कम 10 नेम मिलेंगे जो बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द टेस्ट हो गए हो। और ये टेस्ट हम जल्दी कंडक्ट कराने वाले किसी दूसरे सब्जेक्ट पर। ठीक है गाइज, सो हम स्टार्ट करते हैं हमारी सीरीज़ दैट इज़ द इंडियन पॉलिटी इन 30 आवर्स। लक्ष्मीकांत का जो निचोड़ है 30 घंटे में हम कंप्लीट करने वाले हैं 30 टॉपिक्स के थ्रू। मैं आप सभी को ऑलरेडी टॉपिक जो है वो बता चुका हूँ। तो आज की जो क्लास है, आज जो हमारा टॉपिक है जिसे हम डिस्कस करने वाले हैं, संघ एवं उनके क्षेत्र। संघ एवं उसके क्षेत्र जो है आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और आज की ये जो टॉपिक है इसको हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे। आज का पार्ट है 1 और कल होगा इसका पार्ट, और कल इसके पार्ट पर हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। मतलब आज के पार्ट में हम इसको पढ़ेंगे, इसका बचा हुआ पार्ट हम कल भी पढ़ेंगे, पार्ट 2 इसका। और साथ में इसके इन दोनों आज और कल की क्लास जब ये कंप्लीट हो जाएंगी संघ उनके क्षेत्र, तो उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे जो एग्जाम्स में आ सकते हैं। आई होप एवरीबडी इज़ रेडी विद दैट। ठीक है गाइज, तो चलिए आइए शुरू करते हैं हम हमारी आज की क्लास को। तो देखिए, संघ एवं उसके क्षेत्र हम क्यों पढ़ते हैं। संघ एवं उसके क्षेत्र की यदि हम बात करें तो आपको बेसिकली 3 आर्टिकल्स के बारे में पता होना चाहिए। जब भी आप इस टॉपिक को पढ़ेंगे, कहीं से भी पढ़ेंगे, तो आपको ये 3 आर्टिकल्स पे काम करना है। इन 3 आर्टिकल्स के बारे में पढ़ना होगा: आर्टिकल 1, आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3। ठीक है, ये तीनों ही आर्टिकल्स हैं जो इस बारे में बात करते हैं। आर्टिकल जो 1 है ये बात करता है भारत के नाम के बारे में, इंडिया अपनी कंट्री के नेम के बारे में, और उसकी जो राज्य व्यवस्था है वो कैसी होगी, इस बारे में बात करता है आपका आर्टिकल 1। आर्टिकल 2 जो है, ये आर्टिकल 2 आपको बात करता है कि संसद को राज्यों के क्षेत्र से संबंधित कौन सी शक्तियाँ प्रदान करी गई हैं, आर्टिकल नंबर 2 बात करता है। और आर्टिकल नंबर 3 आपका बात करता है कि राज्यों में किस तरह के आप बदलाव कर सकते हैं, राज्यों में आप किस तरह के बदलाव कर सकते हैं, ये जो बात करता है ये आपका अनुच्छेद 3 आर्टिकल नंबर 3 जो है वो बात करता है। तो सबसे पहले मैंने समरी क्यों दे दी दोस्तों आपको इस लेक्चर की, वो इसलिए समरी दे दी क्योंकि आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए जब भी संघ और उसका क्षेत्र या इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा यूपीएससी में, तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए कि भाई अनुच्छेद 1, 2 और 3 ही जो चीज़ें हैं वो इसके अंदर आती है। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है, ये 3 आर्टिकल ही आपको पढ़ने होते हैं इस टॉपिक में। ठीक है, और कुछ एक्स्ट्रा एडिट इन्फॉर्मेशन। तो यदि आपने आज की क्लास और कल की क्लास अच्छे से देख ली तो ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है ये आपका जादुई तरीके से अच्छा हो जाएगा, इसकी गारंटी मैं ले सकता हूँ। बस आपको दिल लगा के पढ़ना है उसी एनर्जी के साथ जिस एनर्जी के साथ बच्चों मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो अनुच्छेद 1, 2, 3, एक बात करता है आपका संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में, 2 बात करता है संसद की शक्तियों के बारे में, और 3 बात करता है राज्य की सीमाओं के परिवर्तन के बारे में। अब हम डिटेल में 1, 2 और 3 को जो है वो समझने वाले हमारी आज की क्लास में। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं अनुच्छेद 1 की। तो अनुच्छेद 1 क्या कहता है? अनुच्छेद 1 आपका बात करता है कि इंडिया यानी भारत राज्यों का समूह ना होकर राज्यों का संघ है। याद रखेंगे, ये एक राज्यों का समूह नहीं है, ये राज्यों का संघ है। देखिए, अब यहाँ पर मैं एक नया इनिशिएटिव भी चालू कर रहा हूँ दोस्तों, जिसे मैं नाम दे रहा हूँ ई फैक्ट। याद रखेंगे नाम ई फैक्ट। क्या देने वाला हूँ मैं नाम दोस्तों? ई फैक्ट। मैं इस चीज़ को नाम दे रहा हूँ
ई फैक्ट जो भी होगा, जिस भी चीज़ को मैं ई फैक्ट बोलूँगा वो समझ जाना कि आपके एग्ज़ाम में आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ई फैक्ट को आज हम डिस्कस भी करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये जो है ये ई फैक्ट है। यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि भारत अनुच्छेद 1 के अनुसार कौन सा कथन भारत की राज्य व्यवस्था के बारे में सही है। तो आपको लिखा होगा भारत राज्यों का समूह है, भारत राज्यों का संघ है। अब नीचे कोड होंगे, ए या बी या दोनों सही या दोनों गलत। तो ऐसे कोड करके आपको जो है क्वेश्चन बना सकते हैं। देखिए यूपीएससी में कोड के क्वेश्चन आते हैं, इसको प्लीज़ हुआ ना बनाए। बहुत सारे टीचर्स इसको हुआ बना रहे हैं दोस्तों, ऐसा नहीं है। यदि आप बेसिक चीज़ अच्छे से पढ़ेंगे तो आपके क्वेश्चंस के कोड फॉर्म किस फॉर्म में भी दे दे फ़र्क नहीं पड़ता। इसीलिए आप सिंपल तरीके से पढ़िए, ठीक है। कंफ्यूज मत होइए, जो कुछ चैनल्स पर कंफ्यूज किया जा रहा है बच्चों को मैं देख रहा हूँ, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर एक अच्छी कहानी है कि इंडिया यानी भारत ऐसा क्यों लिखा गया है। यहाँ पर इंडिया यानी भारत ऐसा क्यों लिखा गया है, ज़रा इस चीज़ को समझिए। ये इंटरेस्टिंग चीज़ है। हुआ क्या था, जब अनुच्छेद 1 की बात आई थी ना, तो सबसे पहले संविधान में नाम लिखना था अपने देश का। तो कुछ लोग बोलते थे कि भाई हम पुरानी परंपरा के अनुसार भारत नाम लिखेंगे, लेकिन कई लोग बोलते थे कि नहीं, हम मॉडर्न इंडिया हम आगे बढ़ रहे, आगे के समय में जा रहे, इसलिए हमें एक आगे के भविष्य के अनुसार नाम रखना होगा। तो कुछ लोग इंडिया के पक्ष में थे। तो भाई वहाँ पर हमारे नेशनल लीडर्स बैठे थे, तो इन्हें कुछ ऐसा करना था जिससे डिस्प्यूट खत्म हो जाए। तो इसीलिए संविधान में ऐसा लिखा गया है, इंडिया यानी भारत। मतलब भाई जो पुराने लोग थे उनके विचार भी यहाँ पर आ गए, और जो नए लोग थे उनके विचार भी यहाँ पर आ गए। तो दोनों को सहमत कर दिया गया एक तरह से। तो इसलिए ये लाइन लिखी गई थी, इंडिया यानी भारत। इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आर्टिकल 1 में ऐसा क्यों। देखिए दोस्तों, ये शब्द सह लिखा हुआ है आर्टिकल 1 में, इंडिया यानी भारत। तो आपसे पूछा जा सकता है कि आर्टिकल 1 में इंडिया यानी भारत क्यों लिखा गया था। तो आपको याद रखना है कि इंडिया यानी भारत क्यों लिखा गया है, ताकि कुछ लोग भारत नाम रखने के पक्ष में थे, कुछ लोग इंडिया नाम रखने के पक्ष में थे। तो दोनों मतों को स्वीकार करके दोनों को बैलेंस बनाने के लिए ये लाइन लिखी गई है, ठीक है। तो भारत राज्यों का समूह नहीं है, भारत क्या है, राज्यों का संघ है। रट लीजिए, घूट पी जाइए इस चीज़ को कि भारत राज्यों का संघ है। अब देखिए, राज्यों का जो समूह है यह एक अमेरिकी व्यवस्था है। मतलब अमेरिका में क्या है, जो अमेरिका है वो राज्यों का समूह है ना। उन्होंने राज्यों के साथ कुछ ट्रीटी साइन करी और उसके अनुसार वो समूह है ना, और वो उसका अखंड भाग नहीं है, वो कभी भी अलग हो सकते हैं। ये अमेरिका की व्यवस्था। लेकिन जो भारत है वो राज्यों का संघ है। हमने इनके साथ कोई ट्रीटी साइन नहीं करी है, वो ट्रीटी के अनुसार नहीं जुड़े, वो हमारा अभिन्न अंग है, ठीक है। और याद रखेंगे कि भारत में संघीय व्यवस्था है। मतलब भारत जो है वो राज्यों का संघ है, और जो भारत के राज्य हैं वह कभी भी भारत से अलग होने का दावा नहीं कर सकते। मतलब जो भारतीय राज्य है वो कभी ये नहीं बोल सकते कि मुझे एक अलग देश बनना है। ऐसा नहीं होगा कि कभी केरला या हैदराबाद बोले कि मुझे एक अलग देश बनना है, नहीं। हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है कि भारत के अंदर किसी एक राज्य को तोड़कर 2 राज्य बना दिए जाएं, ये हो सकता है। लेकिन कोई राज्य दावा नहीं कर सकता कि मुझे एक नया देश बनना है। जैसे अभी आंध्र प्रदेश को तोड़कर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जो है 2 राज्य बनाए गए हैं आपके, ठीक है। तो वो किस विधि द्वारा हुए हैं हम उन्हें देखने वाले हैं, लेकिन अभी के लिए आप इतना ध्यान रखेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी यहाँ पर बहुत अच्छे से। तो अनुच्छेद 1 जो है वो क्या कहता है कि अनुच्छेद 1 के अनुसार इंडिया यानी भारत राज्यों का समूह न होकर राज्यों का संघ है। जो भारत देश है वो राज्यों का समूह नहीं है, राज्यों का संघ है। मतलब भारत में संघीय व्यवस्था है, और संघीय व्यवस्था होने के नाते कोई भी राज्य यह दावा नहीं कर सकता कि मुझे एक अलग देश बनना है। होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। आगे बढ़ते हैं। भारतीय क्षेत्र जो है वो 3 भागों में जो बांटा गया है। जो भारतीय क्षेत्र है वो 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है, ठीक है। तो अच्छा, एक और चीज़ याद रखना है कि जो भारत के राज्य हैं वो कभी भी भारत से अलग नहीं हो सकते। और यही एक चीज़ है जो इंडियन फेडरल सिस्टम को अमेरिकन फेडरल सिस्टम से अलग करती है। याद रखना, अमेरिकन फेडरल सिस्टम में कोई भी जो राज्य है वो एक अलग देश होने की मांग कर सकता है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, ठीक है। इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। तो भारत में 3 तरह के क्षेत्र हैं। एक तो वो जो राज्यों के क्षेत्र हैं, राज्यों के क्षेत्र मतलब जैसे कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये सभी ये राज्यों के क्षेत्र हैं। दूसरे हैं संघ क्षेत्र। दूसरे क्या हैं? संघ क्षेत्र। संघ क्षेत्र मतलब हमारी यूनियन टेरिटरी, जिनमें अब जम्मू और कश्मीर भी क्या हो गया है, शामिल हो गया है, ठीक है। इनमें अब जम्मू और कश्मीर भी जो है वो शामिल हो गया है। उसके अलावा तीसरा है ऐसे क्षेत्र, यहाँ पर ये गलत हो गया है, ऑफिस लिख गया, ऐसे क्षेत्र
जो किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिकृत किए जा सकते हैं, है ना। तो इसमें हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे हमने बांग्लादेश के कुछ हिस्सों को अधिकृत किया था, किस नियमों के अनुसार, तो वो हम देखेंगे। तो भारत क्या कर सकता है, किसी कहीं और के जो क्षेत्र उनको अधिकृत कर सकता है, लेकिन याद रखेंगे जिन्हें भारत अधिग्रहित करेगा वो टेरिटरी कहलाएंगे, अधिग्रहित क्षेत्र कहलाएंगे। और ज़रूरी नहीं है कि जो अधिग्रहित क्षेत्र हों उनमें भी वो नियम कायदे कानून लागू हों जो भारत के अन्य राज्यों में हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ठीक है। उनके लिए कुछ सीमाएं होंगी अपनी, ठीक है, ऐसे क्षेत्रों के लिए जो भारत के द्वारा अधिकृत किए जाएंगे, ठीक है। मान लीजिए कि पीओके है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, उसको भारत अधिग्रहित कर लेता है भविष्य में, ठीक है, ऑफेंड मत होइए क्या। मान लीजिए भारत कभी अधिग्रहित कर लेता है, तो ऐसा नहीं है कि उसको वो सारे जो भारत के अन्य राज्यों में नियम कानून या अधिकार प्राप्त हैं वो सारे के सारे उसे एकदम से प्राप्त हो जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। उस पर कुछ सीमाएं लगेंगी और उनके अनुसार कार्य चलेगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब यदि हम करेंट की बात करें तो आज की डेट में भारत में जो है वो 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहले 29 राज्य हुआ करते थे, लेकिन याद रखना है कि जम्मू और कश्मीर को अब एक राज्य नहीं कहलाता, वो यूनियन टेरिटरी बन चुकी है। क्या बन चुकी है, यूनियन टेरिटरी बन चुकी है, केंद्र शासित प्रदेश जो है वो बन चुका है। और इन्हें संविधान की पहली अनुसूची में दर्शाया गया है। संविधान की कौन सी अनुसूची में दर्शाया गया है दोस्तों, पहली अनुसूची में से दर्शाया गया है। इस बात को भी आप सभी ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और अनुच्छेद 2 को हम डिस्कस करते हैं। आई होप आप सभी को चीज़ें बहुत अच्छे से प्यारे बच्चों समझ आ रही होंगी। अनुच्छेद 2 की तरफ हम चलते हैं। तो अनुच्छेद 2 है, यह संसद को शक्ति प्रदान करता है कि संसद विधि द्वारा ऐसे नियमों या शर्तों पर जो ठीक समझे संघ में नए राज्यों की स्थापना या प्रवेश कर सकता है। देखिए अनुच्छेद 2 जो है ये पूरी तरह से संसद की शक्ति के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 2 भारत की संसद को ये शक्ति प्रदान करता है कि यदि वह ठीक समझे तो भारत में नए राज्य का प्रवेश या स्थापना कर सकता है। ऐसी शक्ति किसके पास है, संसद के पास है। मतलब संसद के पास ये पावर है कि वो भारत के अंदर या भारत का जो नक्शा उसको रीड्रॉ कर सकता है। ये पूरी की पूरी शक्ति किसके पास है, संसद के पास। और ये अगेन आपका एक ई फैक्ट बनता है दोस्तों, ये अगेन आपका ये ई फैक्ट बनता है, एग्जाम में बिल्कुल आ सकता है कि निम्न में से कौन सी शक्ति संसद के पास है ना। तो लिखा होगा राज्यों की स्थापना या नए राज्यों का प्रवेश, ठीक है, या भारतीय राज्य को किसी दूसरे देश को दे देना, ठीक है। और आपको कोड दिए होंगे, पहला सही, दूसरा सही, तीसरा सही, तीनों सही, तीनों गलत, या 1-2 सही 1-2 गलत, तो ऐसे कोड बना के दिए जा सकते। तो यहाँ पे ई फैक्ट बनता है, नोट करते जाइए सारे के सारे ई फैक्ट। ई मतलब EPFO फैक्ट, ठीक है, एग्जाम में आ सकते हैं जो। तो अनुच्छेद 2 मेरे हिसाब से आपको क्लियर होगा कि जो संसद है उसके पास शक्ति है कि वह नए राज्यों की स्थापना कर सकता है या भारतीय संघ में नए राज्य को प्रवेश करा सकता है। यह पूरी तरह से शक्तियां किसके पास हैं, संसद के पास हैं। और जो शक्तियां हैं ये 2 तरह से बांटी गई हैं। जो राज्यों का स्थापना या प्रवेश की शक्ति है ये 2 तरह से बांटी गई हैं। कौन से 2 तरह से, पहला क्या है कि नए राज्य को भारत संघ में शामिल करने की शक्ति, मतलब किसी नए राज्य को भारत संघ में शामिल किया जा सकता है। और दूसरा क्या है, नए राज्य का गठन करने की शक्ति, नए राज्य का गठन करने की शक्ति। अब देखिए नए राज्य को भारत संघ में शामिल करने की शक्ति तो ऐसे अलग बात है, लेकिन नए राज्य का यदि गठन करना है तो गठन किस तरह से हो सकता है, मतलब जो शक्तियां मिली हैं संसद को उन शक्तियों के अनुसार किस तरह संसद जो है वो नए राज्य का गठन कर सकता है। तो जरा आइए हम आगे देख लेते हैं कि राज्यों को शामिल करने की विधि क्या है। कि पहली शक्ति उन राज्यों के प्रवेश से है जो पहले से अस्तित्व में है। मतलब पहली शक्ति जो है यहाँ पर आप लोग देखेंगे, जो पहली शक्ति है कि नए राज्य को भारत संघ में शामिल करने की शक्ति, तो पहली शक्ति उन राज्यों के प्रवेश से है जो पहले से अस्तित्व में है। मतलब पहली शक्ति ये बात करती है कि जो पहले से अस्तित्व में है उनको तोड़कर या 2 को मिलाकर जो नया राज्य बनेगा उसको शामिल करने की बात कर रहे हैं। मतलब जो पहले से अस्तित्व में है उस राज्यों की बात कर रहे हैं। वहीं जो दूसरी शक्ति है, दूसरी शक्ति उन राज्यों के प्रवेश से है जो पहले से अस्तित्व में नहीं है, अर्थात नए राज्य का यदि गठन किया जाए। मतलब यदि कोई राज्य पहले से अस्तित्व में नहीं है और कहीं और मेथड से किसी और तरीके से यदि नया राज्य लाना है तो उस विधि में शक्ति प्रदान करता है आपका शक्ति 2। अब हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद 3 की। आई होप यहाँ पर आपको क्लियर होगा। पहली शक्ति बात करती है पहले से, मान लीजिए कोई पहले से राज्य है, ठीक है। अब पहले से कोई राज्य है
तो उसको तोड़कर 2 राज्य बना देना, जैसे हैदराबाद है, जैसे कि हैदराबाद है सॉरी आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश को तोड़कर हैदराबाद और तेलंगाना, तो एक नया राज्य बनाया गया ना, तो जो पहले से अस्तित्व में था उसको तोड़कर बनाया गया। दूसरा जो पहले से अस्तित्व में नहीं है, मतलब कहीं और से एक्वायर करके टेरिटरी बनाना, तो ये एक दूसरा केस है। आगे बढ़ते हैं और हम पहुंचते हैं अपने अनुच्छेद नंबर 3 की तरफ। कहाँ पर पहुंचते हैं? अनुच्छेद नंबर 3 की तरफ। तो अनुच्छेद नंबर 3 क्या बात करता है? अनुच्छेद नंबर 3 भारत संघ के नए राज्य के निर्माण या वर्तमान में परिवर्तन की शक्ति प्रदान करता है। ध्यान से समझिएगा, दूसरे और तीसरे में कंफ्यूजन हो सकता है। आर्टिकल नंबर 2 बात करता है स्थापना की। आर्टिकल नंबर 2 अनुच्छेद 2 बात करता है स्थापना के बारे में, राज्यों की। जो मेन डिफरेंस है वो समझा दूँ। आर्टिकल नंबर 2 जो है वो इस राज्य की स्थापना की बात करता है, और आर्टिकल नंबर 3 जो है ये परिवर्तन की बात करता है। क्लियर हो रही है बात? आपको पढ़ने में सेम लग सकता है, लेकिन समझिए, आर्टिकल 2 बोलता है भाई कि आपको स्थापना करनी है, तो उसके बारे में शक्तियों की बात करता है। आर्टिकल 3 बोलता है कि भाई जो राज्य पहले से हैं उनको नेम परिवर्तन करना है या उनकी सीमाएं परिवर्तित करनी है, तो परिवर्तन के बारे में बात करता है अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 स्थापना की बात नहीं करता, नोट करें इसे। एक बार फिर से पढ़ते हैं हम इसे कि अनुच्छेद जो है आपका, यह अनुच्छेद भारत संघ के नए राज्य के निर्माण या वर्तमान राज्य में परिवर्तन की शक्ति जो है वो प्रदान करता है, और यह अनुच्छेद भारतीय संघ में पुनर्सीमन की व्यवस्था भी करता है। यहाँ पर गलत लिख गया व्यवस्था, याद रखेंगे पुनर्सीमन की व्यवस्था भी। पुनर्सीमन का मतलब क्या होता है कि उसकी जो बाउंड्रीज हैं उसको रीड्रॉ करने की पावर, नक्शे को बदलने की शक्ति भी किसके पास है? किसी राज्य के नक्शे को बदलने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। और जो संसद है, याद रखना है, जो संसद है वो किसी भी तरह से बाध्य नहीं है। संसद जो है वो किसी भी तरह से बाध्य नहीं है, इस बात को आप सभी ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से इफेक्ट बनते हैं कि यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि अनुच्छेद 3 के अनुसार कौन सा कथन सत्य है, और आपको 3 कथन दे दिए जाएंगे और उनको कोड में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और आपसे पूछा जा सकता है। तो यही छोटे छोटे से पॉइंट हैं जो आपको डीप में क्लियर होंगे, तो आपको यूपीएससी में दिखने लगेंगे, रिफ्लेक्ट होने लगेंगे। ठीक है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं, आराम से पढ़ते चलिए। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो रही हैं तो जल्दी से लाइव चैट के थ्रू मुझे बताते रहें। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अनुच्छेद 3 के अनुसार राज्यों का जो पुनर्गठन होना है ना, पुनर्गठन से यहाँ पर तात्पर्य जो परिवर्तन हो रहा है उनकी बात कर रहे हैं कि संसद को शक्तियाँ जो दी गई हैं वो शक्तियाँ किस तरह से पुनर्गठन हो सकता है अनुच्छेद 2 और 3 को मिलाकर। अब पुनर्गठन और परिवर्तन दोनों को मिला लिया जाए तो अनुच्छेद 2 और 3 के अनुसार यदि नए राज्य का निर्माण होना है तो वह किस तरह से होगा? तो कौन कौन सी चीज़ों से हो सकता है? पहला, किसी राज्य का राज्य क्षेत्र अलग करके, मतलब जो राज्य पहले से उसको राज्य क्षेत्र को अलग करके कोई नया राज्य बना दे, जैसे आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना बनाया गया था, एक तरीका। दूसरा, 2 या अधिक राज्यों को मिलाकर, मान लीजिए भविष्य में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक होना चाहे तो 2 अलग अलग राज्यों को मिलाकर एक राज्य भी बनाया जा सकता है, या जैसे मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग करके बनाया गया था। तो ये पहले पॉइंट को दर्शाते हैं। अगला है, किसी राज्य क्षेत्र की सीमाओं को बढ़ा सकते हैं, मतलब मान लीजिए कि मध्य प्रदेश है, अब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ है, तो अब कुछ ऐसा होता है कि छत्तीसगढ़ का जो एक जिला है या कुछ हिस्सा है जो मध्य प्रदेश में आना चाहिए था, या मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा वर्तमान में है जो छत्तीसगढ़ में जाना चाहिए था, तो क्या कर सकती है? ये संसद के पास शक्ति है कि वो रीड्रॉ कर सकती है, मैप फिर से बना सकती है, और उस क्षेत्र को मध्य प्रदेश के अंदर या मध्य प्रदेश के किसी क्षेत्र को छत्तीसगढ़ के अंदर जो है वो रख सकती है। ये पूरी तरह से शक्ति आपकी संसद के पास होती है। आई होप चीज़ें बहुत आसान और सिंपल हैं आप सभी के लिए। अगला है कि किसी राज्य क्षेत्र की सीमाओं को घटा सकती है, बढ़ा सकती है, और किसी राज्य क्षेत्र के नाम में भी परिवर्तन कर सकती है। मान लीजिए किसी क्षेत्र के राज्य के नाम को परिवर्तित करना है तो उसका भी पूरा अधिकार इसके पास है। जैसे कि हमने देखा था अभी कुछ सिटीज़ का नाम परिवर्तन किया गया था, है ना, बेंगलोर को बेंगलुरु बोला गया था, है ना, गुड़गांव को गुरुग्राम बोला गया, मैसूर को मैसूरू बोला गया। तो इस तरह से नामों में परिवर्तन किया जा सकता है। तो ये सभी जो आर्टिकल नंबर 2 और 3 जो हैं ये अधिकार किसको देते हैं? संसद को ये सारे के सारे अधिकार देते हैं। होप तीनों आर्टिकल आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब आर्टिकल 3 के अंतर्गत कुछ शर्तें भी दी गई हैं। अब ऐसा नहीं है, मैंने आप सभी को बताया था कि जो संविधान है वो एब्सोल्यूट
खुली छूट कभी भी नहीं देता, एब्सोल्यूट पावर्स कभी भी नहीं देता। यदि एब्सोल्यूट पावर दे देगा तो सब अपनी मनमानी करने लगेंगे, तानाशाही हो जाएगी। तो तानाशाही को रोकने के लिए कभी भी जो आपका संविधान है ये एब्सोल्यूट पावर नहीं देता है, खुली छूट नहीं देता है। वो हमेशा कुछ शर्तें या कुछ कंडीशन लगाता है या कुछ बाध्यताएं लगाता है जिससे पावर का जो है मिसयूज ना हो सके, शक्तियों का दुरुपयोग ना हो सके। तो यहाँ पर आर्टिकल 3 के अंतर्गत शक्तियां तो दी गई हैं परिवर्तन की और पुनर्गठन की, लेकिन आर्टिकल 3 के अंतर्गत कुछ शर्तें भी रखी गई हैं ताकि मिसयूज ना हो। तो वो शर्तें क्या हैं? पहली चीज़ तो ये है कि अध्यादेश के लिए राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बाद ही संसद में पेश होगा। मतलब मान लीजिए कि आपको कोई भी राज्य जो है वो बनाना है या किसी राज्य को रीड्रॉ करना है या कुछ भी, एक राज्य को तोड़कर 2 नए राज्य बनाने हैं या 2 नए राज्यों से एक नया राज्य बनाना है, कुछ भी करना है, तो इस चीज़ को संसद में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी लेनी होगी। मतलब राष्ट्रपति की सहमति ज़रूरी है। पहली चीज़ तो क्या हो गई कि जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति की सहमति बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर एक चीज़ याद दिला दूँ कि अभी जो जम्मू कश्मीर का केस हुआ था, 370 को हटाया गया था और जम्मू कश्मीर से उसका स्पेशल राज्य का दर्जा छीनकर उसे एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। तो ये अनुच्छेद 3 के अंतर्गत ही किया गया है, याद रखेंगे। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, यूपीएससी एपीएफओ में पूछा जा सकता है आपको पॉलिटी से जोड़कर। यूपीएससी ऐसे ही क्वेश्चन पूछती, करंट अफेयर के मुद्दे पॉलिटी या ज्योग्राफी से जोड़कर पूछती है, यही तो यूपीएससी का फेवरेट काम है। तो आपसे ऐसा पूछा जा सकता है। तो 370 को याद रखेंगे, जो जम्मू और कश्मीर में 370 खत्म किया गया है तो वो आर्टिकल नंबर 3 के अनुसार संसद की शक्ति का उपयोग करके किया गया है। नोट डाउन कर लें इस चीज़ को कहीं पर आप सभी लोग, ठीक है। तो भाई अध्यादेश यदि पास करना है तो अध्यादेश पास करने से पहले, संसद में पेश करने से पहले उसको राष्ट्रपति की मंजूरी जरूरी है। मतलब संसद एकदम ही अपनी मनमानी नहीं कर सकती। दूसरी चीज, अब मान लीजिए संसद में पेश भी हो गया तो उसके बाद राष्ट्रपति क्या करेगा कि मान लीजिए एक स्टेट एक्ट है, तो स्टेट में विधान परिषद होती है। क्या होती है? स्टेट में विधान परिषद होती है। तो विधान परिषद जो होती है तो राष्ट्रपति क्या करेगा, अध्यादेश को राज्य के विधानमंडल या विधान परिषद की अनुमति के लिए भेजेगा। मतलब जैसे ही बिल पास होगा तो वो भेजेगा किसके पास? विधानमंडल के पास, कि भाई साहब हम आपके राज्य में ये परिवर्तन करने वाले हैं, तो आप देख लीजिए कि आप सहमति दे रहे हैं हमें। अब लेकिन यहाँ पर नीचे क्या लाइन लिखी जरा पढ़िए कि राष्ट्रपति तथा संसद विधानमंडल का मत जानने के लिए बाध्य नहीं है। मतलब मान लीजिए कि स्टेट एक्ट का नाम बदलना था, ठीक है, राष्ट्रपति ने विधानमंडल के पास भेजा कि भाई साहब हम एक्स का नाम बदलकर वाई करने वाले हैं, आपको कोई आपत्ति तो नहीं है? तो एक्स ने क्या किया, उस चीज़ को रख लिया और कोई आंसर नहीं दिया। तो राष्ट्रपति और संसद क्या बोलेंगे? रखे रहो, हमें कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम आपके मत के लिए बाध्य नहीं है, हम तो नाम बदलेंगे। और वो नाम क्या कर देंगे? बदल देंगे। तो राष्ट्रपति और संसद जो हैं वो बाध्य नहीं है विधानमंडल के मत को जानने के लिए। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। अब वो चीज़ें क्लियर होंगी यहाँ पर आप सभी के लिए। अब एक क्वेश्चन देता हूँ, कमेंट लाइव चैट में इसका आंसर दीजिए कि जम्मू और कश्मीर के केस में विधानमंडल उपयोग किया गया था, विधानमंडल को भेजा गया था या नहीं भेजा गया था? जल्दी से बताइए मुझे आंसर। आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ें बात करते हैं कि अनुच्छेद 2 तथा 3 में लिए गए निर्णय अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। मतलब अनुच्छेद 2, अब देखिए होता क्या है, माइंड में क्या आता है, दिमाग में कोई भी चीज़ आती है हमारे कि जब भी कुछ बदलाव होता है तो हमारे दिमाग में एक चीज़ होती है कि यार संविधान में संशोधन हुआ होगा, है ना। तो मान लीजिए कि किसी राज्य की सीमा को बदला गया या किसी राज्य के नाम को बदला गया, जो कि किसके अनुसार बदला जाएगा? अनुच्छेद 2 तथा 3 के अनुसार बदला जाएगा। तो इस लाइन को याद रखिएगा कि अनुच्छेद 2 तथा 3 में लिए गए निर्णय ऐसा नहीं बोल सकते आप कि ये 368 के अनुसार संविधान संशोधन है। मतलब अनुच्छेद 2 और 3 में जो बदलाव हुए हैं उनको अनुच्छेद 368 के अंतर्गत कोई संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, कोई संविधान संशोधन जो है वो नहीं माना जाएगा। और यहाँ पर आपका एक इफेक्ट आता है और यहाँ से क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, और वो ये है कि राज्य संशोधन अधिनियम सामान्य बहुमत और साधारण विधायी प्रक्रिया के द्वारा पारित किए जा सकते हैं। तो याद रखिएगा, देखिए कहने में कितना बड़ा मुद्दा है कि 2 राज्यों को तोड़कर नया राज्य बनाना है या नए राज्य को तोड़कर 2 नए राज्य बनाने हैं, है ना। कहने को ये कितना विशेष मुद्दा है, लेकिन इसे सामान्य बहुमत और साधारण विधायी प्रक्रिया से किया जा सकता है।
आपको क्वेश्चन में दे देंगे कि इनमें से कौन सा कथन असत्य है ना। और हो सकता है कि आप इस लाइन को पढ़ें कि सामान्य बहुमत और साधारण विधायी प्रक्रिया और इसे गलत कर दें, क्योंकि माइंड में क्या आएगा, यार राज्यों का बनना तो एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है, या दो राज्यों का जुड़ना एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है, तो ये तो साधारण तो हो ही नहीं सकता, सामान्य तो हो ही नहीं सकता, तो इसीलिए डाउट यहाँ पर आएगा। लेकिन याद रखेंगे आप सभी लोग कि राज्य संशोधन अधिनियम के अनुसार कोई भी राज्य का संशोधन करना हो किसी भी तरह का, यह सामान्य बहुमत और साधारण विधायी प्रक्रिया के द्वारा होता है। यहाँ पर कुछ विशेष प्रकरण नहीं होते हैं, इस चीज़ को रट लीजिए, अपने दिमाग के किसी कोने में फिट कर लीजिए। बिल्कुल आई होप चीज़ें समझ आ रही हैं, आप सभी को इंटरेस्ट आ रहा है। एक बार जल्दी से लाइव चैट में मुझे बताएं कि चीज़ें आप सभी के दिमाग तक पहुँच रही हैं फास्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि भारतीय संघ का कोई भाग किसी विदेशी दूसरे देश को देने की संविधान को दी गई शक्ति के बारे में बात करते हैं। अब चलिए आप सभी के लिए क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, है ना, और मुझे इसका लाइव चैट में आंसर दीजिए कि क्या भारत के किसी हिस्से को किसी दूसरे देश को दिया जा सकता है। मतलब मान लीजिए कि बांग्लादेश पश्चिम बंगाल के किसी भाग में बांग्लादेश की बहुत घुसपैठ होती है, तो भारत बहुत परेशान है। मान लीजिए, कोई ऑफेंड नहीं होगा प्लीज़, एक कंडीशन हम समझ रहे हैं कि भारत बड़ा परेशान है कि यार क्या करें, इस क्षेत्र में तो बहुत ज़्यादा घुसपैठ हो रही है ना। अब भारत उस क्षेत्र को संभालने के चक्कर में अपने बहुत सारे सैनिक खो चुका है, तो क्या भारत के पास ये संविधान के पास ये शक्ति है कि वो कहेगा भाई ले ये छोटा सा हिस्सा तू ले ले, है ना, बांग्लादेश से, बस ये घुसपैठ बंद हो जाएगी किसी तरह की, और भारत के जो रिसोर्सेस हैं वो बचने लगेंगे लोग, है ना। तो क्या ऐसा हो सकता है कि क्या संघ के पास या संसद के पास हो सकती है कि किसी विदेशी दूसरे देश को भारत का कोई हिस्सा दे दिया जाए? ऑप्शन में बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में, लाइव चैट में जल्दी से, उसके बाद मैं इसका आंसर आपको आगे देने वाला हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इंटरव्यू में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, वेरी गुड आंसर्स आ रहे हैं, गुड गुड वेरी गुड। चलिए तो अब हम आगे देखते हैं कि क्या है। तो भाई इस आंसर को मैं आपको बीड़ूवाड़ी केस के द्वारा समझाता हूँ, पाकिस्तान को दिया जाना। बीड़ूवाड़ी कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, समझिए ज़रा ऐसे बीड़ूवाड़ी केस को कि दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता है। बीड़ूवाड़ी केस के द्वारा मैं बताता हूँ। बीड़ूवाड़ी केस जो होता है वो एग्जाम में आ चुका है, आप लोग चाहें तो पुराने पेपर देख सकते हैं, इसीलिए मैंने इसको लिया है। तो केस ये था कि बीड़ूवाड़ी जो है पश्चिम बंगाल में, इसको पाकिस्तान को दिया जाना था। किसको दिया जाना था? पाकिस्तान को दिया जाना था। तो अब क्या हुआ भाई, इसमें बहुत सारी उलझनें आई, बहुत सारे उस समय दंगे फसाद होने लगे थे। क्यों? क्योंकि भाई जब भी भारत का कोई हिस्सा यदि किसी को दिया जाएगा, स्पेशली पाकिस्तान जिससे कि हमारी खास दुश्मनी है, तो होगा क्या होगा कि भाई लोग एकदम से भड़क उठेंगे। ठीक है, तो उस समय भी लोग भड़क उठे, बहुत सारी बुरी सिचुएशन जी तो बन गई थी। तो अब क्या होगा, जब भी संविधान में कुछ दिक्कत आती है तो लोग कहाँ जाते हैं भाई? सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं, बिकॉज ही इज़ द गार्जियन। तो सुप्रीम कोर्ट के पास गए, सुप्रीम कोर्ट ने संदर्भ लिया राष्ट्रपति ने, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया। किस पर निर्णय दिया? बीड़ूवाड़ी केस, बहुत फेमस केस है दोस्तों। तो बीड़ूवाड़ी केस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय क्या दिया? सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय ये दिया कि अनुच्छेद 3 के अंतर्गत कोई भी भारतीय राज्य किसी दूसरे देश को नहीं दिया जा सकता। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने सीधा बोला कि संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप भारत का जो कोई राज्य है वो किसी दूसरे देश को दे दो। अब देखिए ये लाइन क्यों जोड़ेगी, जरा ध्यान से समझिए। अनुच्छेद 3 जब हमने पढ़ा था, ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये और एग्जाम में पूछा जा सकता है। यदि अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। ध्यान से सुनना इस बात को कि अनुच्छेद 3 बात करता है कि वह संसद को शक्ति प्रदान करता है कि वह भारत के मैप को रीड्रॉ कर सकता है, किसी भी राज्य में परिवर्तन कर सकता है। अब ये संसद को शक्ति है। तो भाई जब ये बीड़ूवाड़ी की जो पाकिस्तान को दिया जाना था, तो ये एक तरह से परिवर्तन बन रहा था ना, राज्य संघ में परिवर्तन की स्थिति बन रही थी, तो अनुच्छेद 3 का रेफरेंस लिया जा सकता था। तो भाई सुप्रीम कोर्ट ने तो सीधा बोला कि भाई आप अनुच्छेद 3 के बारे में सोचना तो बंद करो। अनुच्छेद 3 के अनुसार आप भारत के राज्य को किसी को नहीं दे सकते, किसी भी भारतीय राज्य को आप किसी दूसरे देश को नहीं दे सकते अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। ये पहली चीज सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दी, ठीक है ना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का काम क्या है? इंटरप्रिटेशन करना। किसकी? संविधान की। संविधान की इंटरप्रिटेशन करने का काम किसका है? आपके उच्चतम न्यायालय का है, सुप्रीम कोर्ट का है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाई अनुच्छेद 3 के अनुसार तो आप भारत के राज्य को किसी दूसरे देश को नहीं दे सकते, ये तो क्लियर है। लेकिन अनुच्छेद 368 द्वारा संशोधन करके यह कार्य किया जा सकता है। तो उन्होंने क्या बोला कि
जो संविधान का अनुच्छेद 368 है उसके अनुसार संशोधन करके इस कार्य को आप संपन्न कर सकते हो कि भारत के किसी भूभाग को दूसरे देश को दे सकते हो। और इसी तरह जब ये स्टेटमेंट दिया किसने, उच्चतम न्यायालय ने, तो 9वां संविधान संशोधन, कौन सा, 9वां संविधान संशोधन जो कि 1960 में आया, इसके द्वारा तथाकथित क्षेत्र को पाकिस्तान को दे दिया गया था। तो वीडुवाड़ी जो क्षेत्र था पश्चिम बंगाल में, वो किसे दे दिया गया, पाकिस्तान को दे दिया गया। अब देखिए यहाँ पर समझिए, यहाँ पर 3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो बन सकते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत सारे यहाँ पर ई फैक्ट निकल कर आ रहे हैं, जरा आप समझिए ध्यान से। पहला क्वेश्चन तो ये आ सकता है जो यूपीएससी लेवल पर बिल्कुल बनता है कि कौन सा कथन जो है वो सत्य है। पहला, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत भारतीय राज्य को किसी दूसरे राज्य को दिया जा सकता है, या अनुच्छेद 3 के अंतर्गत किसी भी भारतीय राज्य को दूसरे देश को नहीं दिया जा सकता। आप कूट दे देंगे आपको कि कथन 1 सही है, कथन 2 सही है, दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं, या कोई नहीं। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बन गया। दूसरा क्वेश्चन क्या बन जाएगा कि संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत क्या स्थितियां संभव हैं, तो एक ये पूछा जा सकता है। और दूसरी चीज़, वीडुवाड़ी केस में जो वीडुवाड़ी वाला हिस्सा था वो पाकिस्तान को कौन से संविधान संशोधन के बाद दिया गया था। तो ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट ई फैक्ट जो हैं वो यहाँ से बनते हैं। रट डालिएगा इस चीज़ को, क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा। तो आई होप आपको ये तीनों चीज़ें जो हैं अच्छे से क्लियर होगी। एक बार समझा देता हूँ कि वीडुवाड़ी केस में जो वीडुवाड़ी पश्चिम बंगाल का एरिया था वो पाकिस्तान को दिया जाना था। तो जब चीज़ें यहाँ पर मुश्किल हुई तो उनको क्या किया गया, उच्चतम न्यायालय के पास चले गए। तो जब उच्चतम न्यायालय के पास चले गए तो उच्चतम न्यायालय के पास जाने के बाद उच्चतम न्यायालय ने यह बोला कि अनुच्छेद 3 के अंतर्गत कोई भी भारतीय राज्य किसी दूसरे देश को नहीं दिया जा सकता, लेकिन संविधान अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन करके यह कार्य किया जा सकता है। अनुच्छेद के अंतर्गत संशोधन करके यह कार्य किया जा सकता है, ठीक है। और 9वें संविधान संशोधन के अनुसार, 9वें संविधान संशोधन 1960 के अनुसार तथाकथित क्षेत्र जो था वो पाकिस्तान को दे दिया गया था। चलिए, तो अब जब ये सारे केस हुए तो अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई साहब ये क्या दिक्कत आ रही है। तो अब जब भी ऐसा कुछ केस होता है तो सुप्रीम कोर्ट फाइनली एक स्टेटमेंट देती है कि अब आपको आगे क्या क्या करना चाहिए। जब एक प्रॉब्लम आ गई तो आगे ऐसी प्रॉब्लम ना हो या आगे ऐसे सिचुएशन से डील करने के लिए सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यवस्था दी और उन्होंने 1969 में सुप्रीम कोर्ट ने, उच्च न्यायालय ने एक व्यवस्था दी और कहा कि भारत के राज्य में सीमा विवाद को हल करने के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। मतलब किसी भी तरह के सीमा विवाद को हल करने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी संविधान में संशोधन करना पड़े या संविधान में कोई संशोधन करना पड़े, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अब 100वां संविधान संशोधन अधिनियम आया और इसके बाद कौन सा अधिनियम आया, 100वां संविधान संशोधन अधिनियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और एक बहुत फेमस इंटरचेंज हुआ था, हस्तांतरण हुआ था। इसमें 100वें संविधान संशोधन में क्या किया गया था, ये जो कि ठीक है, 100वें संविधान संशोधन में क्या किया गया था कि इस चीज़ को याद रखेंगे सभी लोग कि बांग्लादेश के 51 अंतः क्षेत्रों को भारत में मिलाया गया था। भारत के 111 अंतः क्षेत्रों को, अनुच्छेद नहीं, अंतः क्षेत्रों को बांग्लादेश को दे दिए गए थे और इस तरह यह हस्तांतरण हुआ था। मतलब हस्तांतरण हुआ था मतलब ट्रांसफ़र हुआ था कि भाई भारत ने अपने 111 क्षेत्र बांग्लादेश को दिए थे और बांग्लादेश ने अपने 51 क्षेत्र भारत को दिए थे, तो हस्तांतरण हुआ था। तो याद रखना, यहाँ से एक ई फैक्ट बनता है, क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि क्या राज्यों का हस्तांतरण संभव है। तो जी हाँ, बिल्कुल संभव है। और किसके द्वारा संभव हुआ है, 100वें संविधान संशोधन के द्वारा संभव हुआ, जिसमें बांग्लादेश के 51 जो अंतर क्षेत्र थे वो भारत ने लिए और भारत ने 111 अंतर क्षेत्र किसे दिए, बांग्लादेश को दिए थे। तो याद रखेंगे कि जो राज्यों का हस्तांतरण है यह पूरी तरह से संभव है। जो कि राज्यों का हस्तांतरण है यह पूरी तरह से क्या है दोस्तों, एक संभव प्रक्रिया है, संभव क्रियाकलाप है, ठीक है दोस्तों। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपकी चीज़ें समझ आई होंगी, मज़ा आया होगा। इसका पार्ट 2 जो है वो कल आने वाला है और कल ही हम इस पर बेस्ड जो है क्वेश्चंस भी करेंगे। तब तक इसको आप प्रैक्टिस करके आएंगे क्योंकि कल जो मैं क्वेश्चन पूछूंगा आंसर्स आप सभी को देने हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू एवरीवन।